हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फीलिंग एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी वाटर सिस्टम पे वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली फॉर द बिगिनर, कि आपको प्राइमरी वाटर सिस्टम को मान लीजिए पूरा कंप्लीट ड्रेन है और आपको चार्ज करना है। तो चार्ज आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फीलिंग करना है, किस प्रकार से आपको पंप को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या देखना है, स्टेटर वाइंडिंग मेन बुशिंग को चार्ज करने से पहले आपको क्या क्या पैरामीटर्स देखना चाहिए, आयन एक्सचेंजर का क्या रोल है, मेकअप हम लोग कैसे करते हैं, नाइट्रोजन पर्जिंग आप क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, सारा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बड़ा होगा, लेंथी होगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है। एक बार आप इस वीडियो को देख लिए तो प्राइमरी वाटर सिस्टम गारंटी है कि आप इसको चार्ज कर सकते हैं खुद से भी। तो प्राइमरी वाटर सिस्टम को चार्जिंग कैसे करते हैं आप इसको देखिएगा, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनिशियल फीलिंग एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी वाटर सिस्टम। वाटर यूज्ड मस्ट नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन दैट may have a harmful effect on the material used for the primary water circuit। मीन्स प्राइमरी वाटर सर्किट में जो हम लोग वाटर यूज करेंगे उसमें ऐसा कोई भी कंटामिनेशन ना हो जिसका हार्मफुल इफेक्ट उस सर्किट में यूज मटेरियल पे पड़े। प्राइमरी वाटर सिस्टम में ओनली बी फिल्ड विद द वाटर हैविंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें आप इस क्वालिटी क्राइटेरिया के बाद ही उस वाटर को प्राइमरी वाटर सिस्टम में यूज करना है। जैसे देखिए उसका कंडक्टिविटी लेस देन 10 म्यू मो पर सेंटीमीटर होना चाहिए, प्रीफरेबली 0.5। अगर कंडक्टिविटी 0.5 है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। पीएच अगर आपका 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट प्ले मेजर इंपॉर्टेंट रोल, इसके लिए आपको नाइट्रोजन पर्जिंग करना पड़ता है, वो आपका मिनिमम होना चाहिए, प्रीफरेबली 100 ppb से लेस देन होना चाहिए। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिनिमम होना चाहिए। एनाइन एंड कैटायन तो प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए। एनाइन आपका देखिए एनाइन कंट्रीब्यूट करता है क्या आपका कंडक्टिविटी में, तो ये तो बहुत ही कम होना चाहिए, लेस देन 0.2 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर होना चाहिए। अमोनिया आपका मिनिमम होना चाहिए। एंड डिजॉल्व कॉपर या अनडिजॉल्व लेस देन 20 ppb एंड आयरन डिजॉल्व या अनडिजॉल्व लेस देन 20 ppb। तो ये क्राइटेरिया अगर वाटर में है उसके बाद ही आपको प्राइमरी वाटर सिस्टम को चार्ज करना है। वाटर का जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के बाद अब आपको क्या करना है कि प्राइमरी वाटर सिस्टम में जितना भी इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, सबका एबिलिटी आप चेक कीजिए। जैसे आपका पंप देखिए, इस पंप का आपका जितना भी आपका परमिट सारा क्लोज हो जाना चाहिए। फिर इसका जो अलाइनमेंट आप चेक कर लीजिए, अलाइनमेंट ओके है कि नहीं। इसका बियरिंग में जो ऑयल होता है उसको आप चेक कर लीजिए कि नॉर्मल लेवल ऑयल का है कि नहीं, बियरिंग का ऑयल लेवल नॉर्मल है कि नहीं। उसके बाद इसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन, जो पंप का जो इंटरलॉक प्रोटेक्शन होता है उसको आप चेक कर लीजिए, इंटरलॉक प्रोटेक्शन। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप बम्प टेस्ट देके चेक कर लीजिए कि जो इसका रिक्वायर्ड जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है कि नहीं वो आप चेक कर लीजिए। इसमें दोनों पंप का जो इंटरलॉक प्रोटेक्शन होता है वो आपको चेक कर लीजिए। इंटरलॉक प्रोटेक्शन चेक करना बहुत ही जरूरी है आपको प्राइमरी वाटर को सर्विस में लेने से पहले, कि आपका देखिए प्राइमरी वाटर सिस्टम एक बार आप सर्विस में आ जाता है तो फिर ये आपको हमेशा रनिंग कंडीशन में रखना है। तो इसके लिए इंटरलॉक प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है सर्विस में लेने से पहले, कि अगर एक पंप ट्रिप करे तो दूसरा पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर लेस देन 5 kg प्रेशर से आपको स्टार्ट हो जाए, या अगर एक पंप ट्रिप किया या प्रेशर 5 kg से कम है तो सेकेंड पंप जो है वो स्टैंड बाय पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये आपको इंश्योर कर लेना है, ठीक है। सेकेंड आपको जैसे आपका फिल्टर्स वगैरह, मैग्नेटिक फिल्टर्स है, फाइन फिल्टर्स है, तो सारा फिल्टर्स का एबिलिटी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आयन एक्सचेंजर है, आयन एक्सचेंजर में रेजिन्स प्रॉपर्ली फिल्ड है कि नहीं आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका कूलर, कूलर आपका क्या है, पीएचई कूलर है, तो पीएचई कूलर का भी आप उसका देखिए कि अवेलेबल है कि नहीं, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मेन आपका कंपोनेंट्स इसमें क्या है, कूलर्स है, पंप है,
मैग्नेटिक फिल्टर्स है, आयन एक्सचेंजर है एंड द फाइन फिल्टर्स है। मेन आपका यही है। उसके बाद आपका ऑयल, ये आपका जो वाटर सर्किट आपका क्लीन है कि नहीं, प्राइमरी वाटर सर्किट जो है आपका क्लीन है कि नहीं, उसको आप चेक कर लीजिए। और वाटर लीक टेस्ट आप चेक कर लीजिए, कहीं वाटर लीकेज तो नहीं है, क्योंकि प्राइमरी वाटर आपका क्लोज सर्किट में आपका रोटेट करता है, तो एयर के कांटेक्ट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया तो डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ इसका इंक्रीज हो जाएगा और आपको डीए विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर रखना है, क्योंकि प्राइमरी वाटर कहां जाता है, जनरेटर के अंदर, एंड प्राइमरी वाटर स्टेटर वाइंडिंग को कूल करने जाता है जहां की हाई वोल्टेज है। तो कंडक्टिविटी आपको जितना कम रखिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहता है। तो इसलिए एयर टाइट लीक टेस्ट आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप मेकअप वाटर लाइन जो है आप जिससे मेकअप करते हैं, तो जनरली हम लोग मेकअप करते हैं डीएम मेकअप पंप चला के या सीएसटी पंप चला के भी हम लोग मेकअप करते हैं, दोनों प्रोविजन दिया रहता है। तो जो मेकअप लाइन है उसका आपने फ्लशिंग कर रखा है कि नहीं, उसको आपको फ्लशिंग कर लेना है। उसके बाद आपका जो एनएच डोजिंग टैंक है, वो आपका एनएच डोजिंग का सैंपल आपके पास है कि नहीं, उसका आप सॉल्यूशन बना लीजिए। और एनएच डोजिंग पंप में पावर सप्लाई आप चेक कर लीजिए वो आपका है कि नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका नाइट्रोजन पर्जिंग आप करते हैं, तो नाइट्रोजन पर्जिंग के लिए आपका नाइट्रोजन सिलेंडर रिक्वायर्ड प्योरिटी 99.99% प्योरिटी होना चाहिए, सिलेंडर अवेलेबल है कि नहीं। तो ये आपको जब भी प्राइमरी वाटर सिस्टम को हम लोग चार्ज करेंगे तो उससे पहले जितना भी उससे कंसर्न इक्विपमेंट है उस सब का अवेलेबिलिटी आप चेक करके रख लीजिए, ठीक है। जितना भी कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है, जैसे आपका प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, कंडक्टिविटी मीटर, पीएच मीटर, फ्लो मीटर, सारा का सारा आपका सर्विस में है कि नहीं, आपका अवेलेबल कंडीशन में है कि नहीं, उसको आप चेक कर लीजिए। प्राइमरी वाटर का जितना भी कंपोनेंट्स है सबका अवेलेबिलिटी के बाद अब आपको फिलिंग करने के लिए बढ़ना है। फिलिंग करने से पहले आपको जितना भी ड्रेन वाल्व है उसको आपको क्लोज करना है। तो ड्रेन वाल्व कहां का है उसको देखिए। पंप 1 के सक्शन लाइन के पहले आपका ड्रेन वाल्व है, पंप 2 के सक्शन लाइन में आपका ड्रेन वाल्व है, आपका क्लोज होना चाहिए। कूलर का जो ड्रेन वाल्व है, कूलर 1 एंड कूलर 2, इसका ड्रेन वाल्व आपको क्लोज करना है। वेंट को आप ओपन रखना है, बट जितना भी ड्रेन वाल्व है आपको क्लोज करना है। जैसे आपका मैग्नेटिक फिल्टर का जो आपका ड्रेन वाल्व है उसको आपको क्लोज कर देना है। आपका जो आयन एक्सचेंजर का ड्रेन वाल्व क्लोज कर देना, फाइन फिल्टर का ड्रेन वाल्व क्लोज कर देना है। फिर आपका जो मेन बुशिंग में जो जा रहा है, मेन बुशिंग में जाने के लिए जो आपका कंट्रोल वाल्व है उसको आपको क्लोज रखना है। मेन बुशिंग के बाद जो आपका जो शट ऑफ वाल्व है उसको आपको क्लोज करना है। मींस आपको मेन बुशिंग एंड फेज कनेक्टर में जो वाटर सप्लाई होता है उस लाइन को आइसोलेट कर देना है। उसके बाद आपका स्टेटर वाइंडिंग में जो जा रहा है, तो स्टेटर वाइंडिंग का जो इनलेट वाल्व है वो आपका कंट्रोल वाल्व होता है, उसको आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्राइमरी टैंक में जो लेवल इंडिकेटर के पहले जो शटअप वाल्व है उसको आपको क्लोज कर देना है। लेवल इंडिकेटर का जो ड्रेन वाल्व है उसको आपको क्लोज कर देना है। तो आपको जितना भी ड्रेन वाल्व है सबको क्लोज कर देना। आपका प्राइमरी वाटर टैंक में जो लेवल इंडिकेटर रहता है उसके नीचे जो बॉटम में ड्रेन वाल्व है उसको आपको क्लोज कर देना है। नाइट्रोजन पर्जिंग का जो शटअप वाल्व है उसको आपको क्लोज रखना है। मेकअप जो सप्लाई लाइन जो प्राइमरी वाटर में जाता है उसका 2 मैनुअल शटअप वाल्व है, एक आपका 3.5 मीटर पे है, एक आपका 8.5 मीटर पे रहता है। दोनों वाल्व को आपको क्लोज कर दीजिए। तो ये सारा वाल्व को आपको क्लोज करने के बाद ही फिलिंग करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। ड्रेन वाल्व को सारा क्लोज करने के बाद अब आपको ओपन करना है। तो ओपन देखिए किसको करना है, ध्यान से देखिएगा। ओपन करने के लिए आपका पंप का एक सक्शन लाइन में मैनुअल वाल्व है और पंप के डिस्चार्ज लाइन में आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है। दोनों पंप का देखिए, दोनों पंप के सक्शन में मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है और पंप के डिस्चार्ज में भी आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है। इस चारों आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन कर देना, ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्राइमरी वाटर जो पंप का डिस्चार्ज है वो कहां जाता है, कूलर में। कूलर का जो इंडिविजुअल कूलर का भी आपका आइसोलेटिंग वाल्व है, इसको आपको ओपन कर देना है। कूलर का जो डिस्चार्ज लाइन है दोनों कूलर का, कूलर 1 एंड कूलर 2 का जो आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है आपका डिस्चार्ज का, इसको भी आपको ओपन कर देना। मतलब कूलर आपका
अवेलेबल कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कूलर का जो वेंट लाइन है, वेंटिंग, इसको आपको ओपन कर देना है। आपने ड्रेन को क्लोज कर दिया था, लेकिन वेंट को ओपन कर देना है। ठीक है, वेंटिंग, ताकि आपका प्रॉपर वेंटिंग हो सके, तो वेंट वाल्व को ओपन कर देना है। फिर देखिए आपका यहां से प्राइमरी वाटर कहां जाता है, मैग्नेटिक फिल्टर में जाता है। तो मैग्नेटिक फिल्टर का आपने ड्रेन क्लोज कर दिया था, याद होगा। अब क्या करना है, मैग्नेटिक फिल्टर का दोनों का वेंट लाइन को ओपन कर देना है। ओके, फिर आपका फिल्टर 1 और फिल्टर 2 का अपना इंडिविजुअल आइसोलेटिंग वाल्व है, इस दोनों वाल्व को आपको ओपन कर देना है। मैग्नेटिक फिल्टर का जो डिस्चार्ज लाइन में भी आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है, इसको आपको ओपन कर देना है। मींस आपका ये भी क्या हो गया, लाइन में आ गया। फिर देखिए यहां के बाद आपका ये रिसर्कुलेशन लाइन है, इस वाल्व को आपको क्लोज करना है, क्लोज ही रहेगा, ताकि आपका अभी ये लाइन आपका कहां जा रहा है, आयन एक्सचेंजर थ्रू फाइन फिल्टर होते हुए आपका सक्शन में आता है। इस लाइन को अभी आइसोलेट ही रखना है। ठीक है, आपका जो मेन डिस्चार्ज लाइन है, इस वाल्व को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका देखिए इस यहां से मेन बुशिंग की तरफ जाता है कंट्रोल वाल्व। तो मेन बुशिंग एंड फेज कनेक्टर में जो जा रहा है प्राइमरी वाटर, ये तो आपने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, ये क्लोज रहेगा। यहां से इस वाल्व को आपको आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन करना है, और यहां से देखिए जाने के बाद क्या होता है, यहां से ये पाथ नॉर्मल कंडीशन में आपका प्राइमरी वाटर क्या होता है, ये आइसोलेटिंग वाल्व ओपन रहता है। तो यहां से थ्रू द फिल्टर आपका स्टेटर वाइंडिंग में इंटर करता है। तो अभी स्टेटर वाइंडिंग को आइसोलेट रखना है, तो आपका ये वाला जो आइसोलेटिंग वाल्व है, ये आपका क्लोज रहेगा। और ये नॉर्मल कंडीशन में ये वाल्व जो आइसोलेटिंग वाल्व है, ये क्लोज रहता है। लेकिन अभी आपको इनिशियल फीलिंग करना है और स्टेटर वाइंडिंग को आइसोलेट करना है, बाईपास कर देना है। तो ये वाल्व को आपको ओपन रखना है। तो ये जो वाटर है यहां से आएगा, इधर तो नहीं जाएगा जनरेटर के अंदर, तो ये इधर से आएगा, और यहां से क्या होता है, इस वाल्व को आपको आइसोलेट करना है। तो ये वाटर यहां से प्राइमरी टैंक में चला जाएगा, और प्राइमरी वाटर टैंक से आपका फिर पंप में आ जाएगा। इस प्रकार आपका एक क्लोज सर्किट बन जाता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया आपको कि कौन कौन सा वाल्व को ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फिलिंग प्रोसेस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने जिसको जिसको आपको क्लोज करना था आपने क्लोज कर दिया, और जिसको जिसको आपको ओपन करना था आपने ओपन कर दिया। अब आपको फिलिंग प्रोसेस करना है। फिलिंग करने के लिए क्या होता है कि आपका डीएम वाटर से आप मेकअप करते हैं, डीएम मेकअप पंप चला के, या कंडेंसेट ट्रांसफर पंप चला के भी आप इसको मेकअप कर सकते हैं। मेकअप करने के लिए क्या होता है कि आपका इस लाइन में आपका 2 आइसोलेटिंग वाल्व होता है। एक आपका 3.5 मीटर पे जनरली रहता है, और एक आपका जो देखिए ये वाला जो होता है, ये आपका पंप के ठीक ऊपर, आपका पंप के सक्शन लाइन में ही होता है, जहां पे आपका दोनों पंप का डिवीजन होता है, उससे पहले ही है एक आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। तो 8.5 मीटर पे ये आपका वाल्व है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब लाइन अप करना है। लाइन अप करने के लिए क्या होता है, तो इस वाल्व को आपको ओपन करना है। यहां पे इस लाइन में आपका एनआरवी है, आपका एक सेफ्टी वाल्व भी है, और इस वाले वाल्व को आपको क्लोज रखना है। ये वाला वाल्व को क्यों क्लोज रखना है, क्योंकि ये जो है आपका नॉर्मल कंडीशन में जो हम मेकअप करते हैं उसके लिए ये वाला वाल्व है। तो जिन्हें हम लोग इसको क्लोज करना है और इसको ओपन करना है। ठीक है, और ये जब भी हम लोग ओपन करेंगे तो डीएम मेकअप पंप जो होता है वो जनरली आपका 5 से 6 केजी प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और जब भी लाइन को हम लोग फील करेंगे तो स्लोली फील करना है, स्लोली, ताकि आपका प्रॉपर वेंटिंग हो सके। तो आपका क्या है, आपका ये ओपन है, तो यहां से जो प्राइमरी वाटर, जो आपका डीएम वाटर जो आएगा वो यहां के थ्रू आता है, और ये आपका सक्शन लाइन में डायरेक्ट एंट्री होता है। तो सबसे पहले आपका नीचे से फील करता हुआ आपका टैंक में वाटर जाएगा। ठीक है, कैसे फीलिंग होता है, यहाँ पे आएगा आपका ये सक्शन ओपन है, दोनों पंप का सक्शन लाइन तो ओपन था आपका, यहां से सक्शन लाइन के थ्रू पंप होते हुए आपका डिस्चार्ज लाइन में आपका जाएगा। अभी आपका पंप स्टॉप कंडीशन में होना चाहिए, और ये पंप आपका रनिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ड्राई रन में आपका पंप डैमेज हो सकता है। तो अभी तक जब तक प्रॉपर फीलिंग नहीं हो जाए तब तक आप प्राइमरी वाटर पंप का पावर ब्लॉक करवा दीजिए, और एनओएच डोजिंग का भी पावर ब्लॉक करा दीजिए,
क्योंकि अभी आपको तो सर्विस में लेना ही नहीं, अभी तो आप फिलिंग कर रहे हैं, तो पंप इस कंडीशन में स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो पंप का पावर ब्लॉक करवा दीजिए पहले से ही। तो अभी आपका जो सक्शन लाइन में आ रहा है, सक्शन लाइन से पंप जो है होते हुए आपका डिस्चार्ज लाइन में आएगा। डिस्चार्ज लाइन आने के बाद आपका कहां पे जाएगा, कूलर में जाता है। कूलर में आपका दोनों का ये वाला वाल्व ओपन है, यहां से दोनों कूलर में आपका वाटर जाएगा। यहां पे आपका कूलर का ड्रेन ऑलरेडी क्लोज है, वेंट वाल्व अभी आपका ओपन है। तो अभी आपको क्या करना है, स्लोली फिल करना है कूलर को, ताकि धीरे धीरे जितना भी इसके अंदर एयर बबल है वो आपका निकल जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जब भी वाटर फिल होता है तो वाटर जो कम आउट फ्रॉम द वेंट लाइन विद द बबलिंग, आपका एयर बबल के साथ वाटर निकलता है। और जब देखिए कि वाटर कंटिन्यूअस निकल रहा है विदाउट एयर बबल, तो समझिए कि आपका वेंटिंग हो चुका है। एक बार जब आपका वेंटिंग प्रॉपर हो जाए तो वेंट वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। इस दोनों वेंट वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपका क्या है, ये आपका ओपन था, यहां से आपका प्राइमरी वाटर का में फीलिंग होता हुआ आपका यहां पे मैग्नेटिक फिल्टर में आएगा। मैग्नेटिक फिल्टर का आपका ड्रेन क्लोज था, वेंट वाल्व ओपन था, तो इसका भी आपको वेंटिंग करा लेना है। वेंटिंग कराने के बाद प्रॉपर वेंटिंग हो जाए तो दोनों वेंट वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, वेंटिंग का सिंपल फंडा है, कहीं भी वेंटिंग का मतलब होता है प्रॉपर वेंटिंग रिक्वायर्ड है। अगर उस लाइन में बबल आ गया तो पंप को डैमेज कर सकता है, पंप में कोरोड कर सकता है उस पंप को, और पंप को प्रेशर भी उतना आपको नहीं मिलेगा। तो आपको प्रॉपर वेंटिंग एकदम करवा लीजिएगा। प्रॉपर वेंटिंग का सिंपल फंडा है कि अगर वाटर बबल के साथ नहीं निकलना है, मतलब कंटिन्यूअस निकलना है विदाउट ब्रेकअप, अगर बबल निकलेगा तो वाटर आपको रुक रुक के बाहर निकलता है। तो प्रॉपर अगर एयर निकल गया है तो आपका एयर जो वाटर निकलेगा तो विदाउट बबल निकलेगा, तो समझिए आपका वेंटिंग हो चुका है। तो यहां से आपको क्या है, यहां से होता हुआ आपका ये वाला वाल्व, तो जो आपका पंप का रिसर्कुलेशन लाइन है ये वाला आपका क्लोज है। यहां से ये वाला वाल्व तो ओपन है मेन डिस्चार्ज लाइन का। यहां से होता हुआ वाटर धीरे धीरे 8.5 मीटर से फिल करता हुआ 17 मीटर की ओर बढ़ेगा। 70 मीटर की ओर बढ़ेगा तो आपका मेन बुशिंग की तरफ भी वाल्व तो क्लोज है, दोनों वाल्व क्लोज है तो इधर तो जाएगा नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, आपका जनरेटर के अंदर तो नहीं जा रहा है, तो यहां से प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होता है, 8.5 मीटर से 8.5 मीटर से धीरे धीरे वाटर प्राइमरी वाटर टैंक की तरफ फिलिंग करना शुरू हो जाता है। तो यहां पे आपको एक चीज देखना है कि आपका प्रेशर 5 से 6 केजी प्रेशर होना चाहिए और स्लोली फिल होना चाहिए। आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, यहां से इसको आप थ्रॉटलिंग कर दीजिए, इस वाल्व को, मैनुअल वाल्व को आप थ्रॉटल कर दीजिए ताकि स्लोली फिल हो। स्लोली फिल करने से क्या होता है, आपका प्रॉपर वेंटिंग हो जाता है। ठीक है, यहां पे आपको प्राइमरी वाटर टैंक में लेवल इंडिकेटर होता है, उस पर आपको गौर करना है। आप लेवल इंडिकेटर में जैसे ही 1/2 मीन्स हाफ ग्लास तक लेवल का जो ग्लास गेज लगा हुआ है, अगर उसमें हाफ आधा तक अगर आपका वाटर फिल हो जाता है तो यहां आपको एक काम करना है। एक काम क्या करना है कि आपको प्राइमरी वाटर टैंक के अंदर जो एयर था उसको आपको निकालना है। तो यहां पे क्या है कि नाइट्रोजन आपको धीरे धीरे पर्जिंग शुरू कर देना है। तो इसके लिए क्या होता है कि प्राइमरी वाटर टैंक में अभी आपका जो प्राइमरी वाटर टैंक में जो आइसोलेटिंग वाल्व था, एक यहां पे आइसोलेटिंग वाल्व होता है, ये आपका सेटअप वाल्व जो था वेंट वाल्व का वो आपका क्लोज था, और इसका जो ड्रेन लाइन था वो आपका ओपन था। ठीक है, आपने सेटअप वाल्व को क्लोज कर दिया था और वेंट लाइन का जो ड्रेन वाल्व था वो आपका ओपन था। अभी आपको गैस पर्जिंग करना है। गैस पर्जिंग करने के लिए आपका सेटअप वाल्व को ओपन कीजिए, जो आपका जो सप्लाई लाइन जो जा रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं, और आपका जो ड्रेन वाल्व को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यह प्रोसेस कब शुरू करना है, जब आपका 1/2 जो आपका लेवल इंडिकेटर में आपका 1/2 वाटर लेवल दिखा दे, उसके बाद आपको ये प्रोसेस शुरू कर देना है। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि आपका प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर 0.2 से 0.25 तक ना आ जाए, तब तक आपको इसको पर्जिंग करते रहना है। ठीक है, आपका तो वेंट वाल्व तो खुला हुआ है, तो यहां से आपका निकलता जाएगा, धीरे धीरे जैसे प्रेशर मिलना शुरू हो जाएगा फिर आपको वेंट वाल्व को क्लोज कर देना। तो आपको नाइट्रोजन का प्रेशर को 0.2 से 0.25 तक आपको ले जाना है।
ठीक है। प्राइमरी वाटर टैंक में लेवल आपको 1/2 से बढ़ के 3/4 तक ही लेना है, ठीक है। 3/4 तक आपको जो लेवल गेज में 3/4 तक आपको वाटर लेके फिर आपको फिलिंग को आइसोलेट कर दीजिए। आपका प्राइमरी वाटर जो है सब जगह अप टू द प्राइमरी वाटर टैंक तक पूरा फिल हो चुका है। सिर्फ आपका क्या है, मेन बुशिंग, फेज कनेक्टर एंड द स्टेटर वाइंडिंग में आपका वाटर नहीं है। जब आपका 3/4 तक प्राइमरी वाटर टैंक में लेवल आ गया है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक पंप में पावर सप्लाई आप दे दीजिए। प्राइमरी वाटर पंप 1 को आपको आप सर्विस में लेना है, इसका पावर सप्लाई हेल्दी करवाइए और इसका जो लूब ऑयल में जो ऑयल का जो लेवल है उसको आप चेक करके आप इसको क्लियरेंस देके आप इसको चला सकते हैं। पंप को चलाना है और 4 से 5 घंटा तक आपको चला के रखना है, पूरा सर्कुलेशन करना है। सर्कुलेशन करके और आपको ना वेंटिंग वुटिंग भी कराते रहना है, पर्जिंग भी करते रहना है। 3 से 4 घंटा आपको सर्विस में रखना है ताकि आपका प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए, सारा पाइप क्लीन हो जाए, कूलर सारा क्लीन हो जाए, ठीक है। और बीच बीच में आप इसको क्या कीजिए, वेंटिंग पर्जिंग अपना करवाते रहिए। 4 से 5 घंटा के बाद आप पंप 1 को आप स्टॉप कर दीजिए, फिर पंप 2 को फॉर द हेल्दीनेस चेकिंग करने के लिए पंप 2 को चला दीजिए, फिर आप 3 से 4 घंटा आप इसको करते रहिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्यों करते हैं, ताकि आपका पूरा पाइपलाइन क्लीन हो जाए, सारा कूलर जहां भी जितना भी आपका इंप्योरिटीज है सारा सारा निकल जाना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको, और प्रॉपर वेंटिंग तो जरूरी है ही, इसलिए हम लोग पूरा सर्कुलेशन मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका प्राइमरी वाटर टैंक में जो एयर प्रेशर है 0.2 से जैसे ही बढ़ेगा एयर प्रेशर, तो आपको वेंट वाल्व को क्लोज कर देना है। 4 से 5 आवर ऑफ वाटर सर्कुलेशन के बाद अभी तक आपका जो वाटर का जो कंडक्टिविटी मीटर था ये बाईपास था, क्योंकि अभी कंडक्टिविटी मेजर करने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि आपको हाई ही मिलता। जब 4 से 5 घंटा सर्कुलेशन हो गया प्रॉपर वेंटिंग पर्जिंग करने के बाद, अब आपको कंडक्टिविटी मीटर को सर्विस में लेना है, और सर्विस में लेने के बाद आप उसको देखना है कि उसका प्राइमरी वाटर का कंडक्टिविटी क्या है। अगर उसका कंडक्टिविटी 10 माइक्रोन MHO पर सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट है कंडक्टिविटी का, अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो फिर से जितना भी प्राइमरी वाटर उसके अंदर था सबको ड्रेन कीजिए, फिर से फ्रेश डीएम वाटर लीजिए और फिर से वही 3 से 4 घंटा फिर उसको सर्कुलेट करवाइए बारी बारी से, पंप 1 को कट करके फिर पंप 2 को कट करके, फिर उसका कंडक्टिविटी मेजर कीजिए जब तक कि उसका कंडक्टिविटी 10 से कम ना हो जाए। तब तक आपको ये प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। जो भी डीएम वाटर उसके अंदर था सबको ड्रेन कीजिए, फिर फ्रेश डीएम वाटर लीजिए, और ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक कि उसका कंडक्टिविटी 10 माइक्रोन महो पर सीएम से कम ना हो जाए। इस प्रोसेस के बाद जब आपका कंडक्टिविटी 10 आ जाता है, उसके बाद आपको आयन एक्सचेंजर को आप सर्विस में लेना है। तो आयन एक्सचेंजर को सर्विस में लेने से पहले देखिए इसमें हम लोग करते क्या है। देखिए आयन एक्सचेंजर में आपका क्या रहता है, कैटायन और एनायन का रेजिन मिक्सचर होता है। इसमें 1:1 मीन्स 1 कैटायन एंड 1% एनायन दोनों का मिक्सिंग करते हैं 1:1, और इसमें हम लोग फिल द रेजिन्स इन द आयन एक्सचेंजर में हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग इस रेजिन का फ्लशिंग करते हैं। रेजिन का फ्लशिंग क्यों करते हैं, बिकॉज आपका रेजिन क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। आपका मतलब रेजिन जो रखा रहता है तो जब वो यूज में नहीं रहता है ना तो वो डिकम्पोज हो जाता है। टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिंग entering the primary water system, the flushing of the resin required। आपका जो प्राइमरी वाटर सिस्टम में जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट इंटर ना हो जाए, इसलिए हम लोग रेजिन का फ्लशिंग करते हैं। और उसके बाद फ्लशिंग करने के बाद जो वाटर का जो फिल करते हैं, वाटर तो फिल करेंगे हम लोग आयन एक्सचेंजर में, तो जब वाटर फिल करते हैं उसमें स्लोली फिल करना है। स्लोली फिल इसलिए करते हैं, आप अगर तेजी से वाटर फिल कीजिएगा इसमें तो आपका क्या रहता है, कैटायन और एनायन आपस में मिक्सिंग है आपका रेजिन्स। जैसे वाटर अगर बहुत फास्ट फिलिंग आप करते हैं तो दोनों कैटायन और एनायन ड्यू टू द वेल्डिंग एक्शन, जो टर्बुलेंसिंग के कारण दोनों सेपरेट हो जाएगा, और विच में डैमेज द कंपाउंडिंग। आपका जो केमिकल नेचर्स जो वगैरह है उसका रेजिन्स का वो डैमेज हो सकता है। तो
तो आपको वाटर को इसमें जो फिल करना है, स्लोली फिल करना है और इसका फ्लशिंग करना है। फ्लशिंग क्यों करना है, समझ गए? आयन एक्सचेंजर में रेजिन फिलिंग करने के बाद एंड फ्लशिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आयन एक्सचेंजर के पहले जो आपका ड्रेन वाल्व था उसको आप क्लोज कर दीजिए। जो भी आपका ड्रेन है, लाइन का ड्रेन है या आयन एक्सचेंजर के पहले जो आपका ड्रेन था, सारा ड्रेन आपका क्लोज होना चाहिए। उसके बाद ओपन किसको करना है, ओपन अब इसका आयन एक्सचेंजर का जो वेंट है, इसको आप यहां पे आपका क्या है, वेंट एक लाइन है, इस वेंट को आप ओपन कर दीजिए और फाइन फिल्टर का जो वेंट है इसको आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, मीन्स ओपन द वेंट वाल्व ऑफ आयन एक्सचेंजर एंड द वेंट वाल्व ऑफ फाइन फिल्टर। उसके बाद आपका ओपन द शटअप वाल्व आफ्टर द आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर के बाद जो आपका शटअप वाल्व है इसको आपको ओपन करना है एंड ओपन द शटअप वाल्व आफ्टर द फाइन फिल्टर। ये वाला, इस वाले वाल्व को भी आपको ओपन कर देना। आयन एक्सचेंजर में जब आप रेजिन फिल करते हैं और उसके बाद उसका फ्लशिंग जो करते हैं, तो फ्लशिंग में आपको ध्यान रखना है कि फ्लशिंग में जो इसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट को आपको एडजस्ट करना है। वॉल्यूम फ्लो रेट 1 MQ पर आवर से ज्यादा वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं होना चाहिए थ्रू द आयन एक्सचेंजर। ड्यूरिंग द फ्लशिंग ऑफ द रेजिन्स of the ion exchanger, the volume flow rate should not be more than 1 meter cube per hour। और इस फ्लो रेट को आप एडजस्ट कैसे कीजिएगा, तो आपका जो ड्रेन है, जो इस लाइन में जो आपका रेजिन, जो आयन एक्सचेंजर में आपका जो ड्रेन वाल्व है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करके इसके वॉल्यूम फ्लो रेट को कंट्रोल करना है और फ्लशिंग आपको तब तक करना है जब तक कि आयन एक्सचेंजर के बाद का जो कंडक्टिविटी है वह 1 माइक्रोन महो पर सेंटीमीटर ना हो जाए। 1 माइक्रोन तक अगर आ जाता है कंडक्टिविटी, उसके बाद ही आपको इसके फ्लशिंग को टर्मिनेट करना है। ठीक है, ध्यान रहे इस पैरामीटर पे 1 माइक्रोन महो पर सेंटीमीटर से अगर आ रहा है, कम आ रहा है, देन यू कैन टर्मिनेट द फ्लशिंग ऑफ द रेजिन्स ऑफ द आयन एक्सचेंजर। जब आपका कंडक्टिविटी 1 माइक्रोन महो पर सेंटीमीटर के आसपास आ जाता है, तब आपको आयन एक्सचेंजर को आपको सर्विस में डाल देना है। ठीक है, आयन एक्सचेंजर को सर्विस में डालने के बाद अब आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा प्राइमरी वाटर टैंक का नाइट्रोजन पर्जिंग। और इसका जो फ्लो रेट है वह 1 MQ पर आवर ही आपको सेट कर देना है। ठीक है, आपको जब आप इसको आयन एक्सचेंजर को सर्विस में लेते हैं तो उसका फ्लो रेट को 1 मीटर क्यूब पर आवर आपको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको पर्जिंग करना है, तो नाइट्रोजन पर्जिंग आपको अब करना है। नाइट्रोजन पर्जिंग क्यों करते हैं, टू मेंटेन द डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम करने के लिए, जो आपका प्राइमरी वाटर में आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें काफी ज्यादा रहता है, तो उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं प्राइमरी वाटर टैंक में। और ये पर्जिंग तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 100 ppb से कम ना हो जाए। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन द प्राइमरी वाटर सर्किट आपका 100 ppb पार्ट पर बिलियन इससे कम ना हो जाए, तब तक आपको नाइट्रोजन पर्जिंग करते रहना है। और नाइट्रोजन पर्जिंग के समय आपको प्रेशर जो है 0.2 से 0.25 मेंटेन रखना है। ठीक है, पैरामीटर को आपको याद रखना है। ड्यूरिंग फ्लशिंग या पर्जिंग के समय आपको पैरामीटर जरूर आपको याद रखना चाहिए। तो इतना आपका नाइट्रोजन प्रेशर और इतना DO तक आपको नाइट्रोजन का पर्जिंग करना है।